दुर्गादास जी की स्मृति में इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन करीब 2 साल पहले बनाया गया। ये श्री क्षत्रिय युवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। समाज में लगभग 1999 से लगातार हमारा समाज कई सारे मुद्दों पर उद्वेलित था। युवा वर्ग अलग अलग मुद्दों पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था, जो छात्र धर्म के अनुकूल नहीं था। पूरे समाज में हमारी छवि के विषय पर चर्चा होती थी कि क्षत्रिय किस तरह के होते हैं, और हमारी छवि लगातार बनती जा रही थी कि हम आंदोलनरत रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, जोशीले नारे लगाते हैं। तो उन सारी चीजों की जब चिंता हुई तो बार बार संघ प्रमुख साहब से बातचीत हुई और बार बार ये चर्चा होती थी कि युवा डिरेल हो रहा है। संघ प्रमुख साहब का हमेशा ये कहना होता है, जब भी आप उनसे कोई चर्चा करेंगे तो जब भी उनसे कोई कहा जाता है कि इस विषय पर काम करना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि कौन करेगा काम, तुम ही लोग करोगे, तो इस काम को चालू करो। तो इस विषय पर मंथन बैठक हुई, इसी कार्यालय में हुई। इस नाम के बारे में काफी चर्चा हुई। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ये नाम रखा गया फॉर्मली। उसके बाद में अलग अलग जिलों में इसकी इकाई गठित करने की चर्चा हुई। उससे पहले 6 उद्देश्य इस विषय में छांटे गए, जिन विषय पर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन काम करेगा। मैं संक्षिप्त में आपको उन 6 उद्देश्यों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला, और जो इन 6 उद्देश्यों का जो मूल है, वो था कि समाज के सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को संयोजित कर व्यवस्था के प्रति व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने व समाज के सकारात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ के आनुषंगिक संगठन के रूप में काम करना है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन इन बिंदुओं पर काम करेगा। इसका पहला उद्देश्य है समाज के युवाओं को श्री क्षत्रिय युवक संघ की विचारधारा से परिचित करवाने में सहयोगी बनने के लिए समाज की युवा शक्ति से संपर्क बढ़ाकर उन्हें संघ के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ना व उनके लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना। मैं 1993 में राजपूत हॉस्टल में था और मेरा संघ से परिचय 20 साल कैसे टला, एक छोटी सी बात पर। वहां कोई चर्चा रही कि श्री क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम कैंप है, हमें अटेंड करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि यार वहां पे तो चिड़ी ओढ़, तोता ओढ़, मैना ओढ़ ये सिखाते हैं, तलवार चलाना तो सिखाते नहीं है। तो उस वक्त जोश बहुत था, तो चिड़ी ओढ़, तोता ओढ़ का एक दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया और करीब 20-25 साल तक संघ के नजदीक ही नहीं आ पाए। तो ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारे लोग हम टच भी नहीं कर पाते। तो ऐसे जितने भी संभावनाशील लोग हैं जो समाज के लिए सकारात्मक काम करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको क्षत्रिय युवक संघ की विचारधारा से परिचित करवाना, ये श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का पहला उद्देश्य है। दूसरा है समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से युवाओं को संवैधानिक मूल्यों व हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों की साम्यता से परिचित करवाकर व्यवस्थागत आवश्यकता के अनुरूप उनका पालन करने को प्रेरित करना। 1947 में जो भारत बना, उससे पहले भारत के बड़े भूभाग के हम मालिक थे। ये बात हमारा बच्चा भी जानता है, हम भी जानते हैं। लेकिन उस मालिक बने रहने के लिए कितनी कठोर जीवन शैली होती थी, ये बात युवाओं को नहीं मालूम। ज्यादातर को लगता है कि हमारी एक हवेली होती थी या हमारा महल होता होगा और रोजाना सुबह सारी जनता आकर वहां धोख देती होगी, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी थी। वीर दुर्गादास राठौड़, जिनके स्मृति में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनकी पूरी जिंदगी घोड़े पर निकल गई। 18-20 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। कोई ये नहीं पता होता था कि कल का दिन एक क्षत्रिय जिएगा कि नहीं जिएगा। आज अचानक कोई ऐसी घटना होगी और उसको वहां की जो जनता है उसके लिए अपना जीवन देना पड़ेगा, इस बात का पता ही नहीं होता था। अफगानिस्तान लड़ने जा रहे हैं, कहीं बंगाल लड़ने जा रहे हैं, साउथ लड़ने जा रहे हैं, पूरा जीवन घोड़ों पर युद्ध में, और जो वहां की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए निकल जाता था। और जीवन होता कितना था, 20-25 साल। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद जब भारत की आजादी आई, भारत बना, संविधान बना, उसके प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे युवाओं के बीच में है। आप देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त को डीपी काली कर लेते हैं। ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए है ही नहीं, ये भारत की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। तो आप सोचिए, आप इस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ का भी एक संविधान है, और आप इस प्रांगण में बैठना भी चाहते हैं और यहाँ का संविधान भी नहीं मानना चाहते, तो क्या आप प्रगति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय के ऊपर बार बार हर जगह जाकर संगोष्ठी करना, विचार व्यक्त करना। जिस दिन पहली बार इसी जगह इस उद्देश्य के बारे में चर्चा हुई, तो पीछे से आवाज आई कि अब ये राजपूतों को संविधान सिखाएंगे।
तो मैंने कहा पूरा संविधान तो वकील भी नहीं पढ़ते, हम केवल जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर चर्चा करेंगे। और आप अगर उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक शब्द हमारे पुरखों ने जिस शासन व्यवस्था से, जिन नैतिक मूल्यों से उस वक्त का शासन प्रबंध संभाला था, वो एक एक शब्द हमारे पुरखों के जीवन चरित्र से लिया हुआ है। उसमें एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, जिसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म बोलते हैं। जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टियां उसको धर्म निरपेक्षता बोलती हैं। उसका मतलब होता है धर्म विहीन समाज, जबकि ऐसा नहीं है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है जो शासन व्यवस्था होगी उसमें जब कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाएगा तो शासन व्यवस्था उसका धर्म, उसकी जाति नहीं देखेगी, बिना धर्म जाति को देखे हुए उसके साथ न्याय करेगी। और ये पंथ निरपेक्षता हमारे पुरखों की शासन व्यवस्था से ली हुई है। आपने पढ़ा होगा 1947 में जब बंटवारा हुआ, पूरे देश में मारकाट हुई, हिंसक वारदातें हुई, लेकिन राजपूताना पूरी तरह शांत रहा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारे पुरखे जो उस वक्त राज कर रहे थे, चाहे जयपुर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे छोटी सी एक किसी गांव में कोठड़ी भी थी, तो वहां के लोग व्यवस्था में रहे, नियंत्रण में रहे। और हमारे पुरखों ने कहा कि जिसको जाना है वो आराम से चला जाए, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं निकालेगा, और जो यहाँ रहेगा वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा। तो उस तरह का जो संविधान उस वक्त था, वो का वही संविधान आज है। लेकिन हम उस संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसको अंगीकार नहीं करेंगे, तो हम इस वर्तमान व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का संदेश युवाओं में देने के लिए ये दूसरा उद्देश्य रखा गया। तीसरा उद्देश्य, समाज के युवाओं को अन्याय का प्रतिकार करने के लिए व जरूरतमंद की सहायता करने के लिए संवैधानिक साधनों व सरकारी योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण देकर छात्र भाव के अनुरूप उनका उपयोग करने को प्रेरित करना तथा समय समय पर समाज से जुड़े विषयों पर संवैधानिक तरीकों से व्यवस्था के समक्ष समाज का पक्ष रखना। 15वीं शताब्दी के शस्त्र थे तलवार, भाला, बर्छी, उसके बाद में बंदूकें आ गई, उसके बाद में तोपें आ गई। 21वीं सदी में एक क्षत्रिय बालक के लिए बड़ा डिलेमे का प्रश्न होता है कि मैं राजपूत पैदा तो हो गया, लेकिन मैं 21वीं सदी में डेमोक्रेटिक सेटअप में छात्र धर्म की पालना कैसे करूं? उसके मन में होता है कि मैं सबके लिए लड़ूं, सर्व समाज के लिए काम करूं, जैसे मेरे पुरखे वीरता करते थे वैसा मैं करूं। लेकिन अगर उन अस्त्र शस्त्रों से आज वीरता करें तो केस मुकदमे लगते हैं, इलॉफुल एक्टिविटी मानी जाती है। तो आज इस डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे बच्चे को क्षत्रिय बनने का क्या तरीका हो सकता है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हम हर जगह जाते हैं। आज के हथियार क्या है? मेरे दादू साहब बड़े मजाकिया थे, प्रधान रहे। उनका एक किस्सा है कि आप जिस दिन कोई बच्चा बींद बनता है उस दिन वो बढ़िया शेरवानी पहनता है, गुलाबी रंग की मोजड़ियां पहनता है, पट्टा बांधता है, तलवार लगाता है, साफा लगाता है, किलगी लगाता है, और घर की महिलाएं बहुत खुश होती हैं कि बींद बहुत सुंदर लग रही होती है। सब उसके वार फेर करते हैं। जब वो घोड़ी पे निकलता है तो पूरा कस्बा उसको देखता है। ये व्यवस्था उसकी शादी वाले दिन की है। लेकिन अगर वो 8 दिन बींद बन के सड़क पे निकल जाए तो लोग हंसेंगे उस पर कि वो दिन बींद बनने वाला दिन और वो दिन अलग अलग है। तो 15वीं शताब्दी के जो शस्त्र हैं वो अगर आज आप लेकर निकलोगे तो उससे आपका नुकसान होगा। अब वर्तमान व्यवस्था में एक क्षत्रिय बालक छात्र धर्म की पालना कैसे करे डेमोक्रेटिक सेटअप में? उसके लिए नए हथियार है आरटीआई, सूचना का अधिकार। वो अपनी ग्राम पंचायत से सूचना मांगे। जब 18 साल का बच्चा जिसका वजन चाहे 40-45 किलो भी नहीं हो, जब उसकी पहली आरटीआई 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पे जाती है कि मेरी ग्राम पंचायत में 2019-20 में जितना पैसा आया उसका मुझे हिसाब दिया जाए, उस दिन उसके अंदर मालिक बनने का भाव आता है। तो हम इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत में आरटीआई लगाओ, पता करो कितना पैसा आया, कहां लगा कहां नहीं लगा। उससे होता क्या है कि किसी गांव में अगर हम अल्पसंख्यक भी हैं तो भी उस गांव का पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, बीडीओ ये सब जानते हैं कि ये लोग जागे हुए लोग हैं, इनके साथ हम कोई बदमाशी नहीं कर सकते। और फिर से जो गांव का गरीब, दलित, पिछड़ा, कोई अनाथ है, कोई विधवा है, वो लोग ढूंढते हैं कि हमारे गांव के जागृत लोग कौन है, और वो फिर उस कोठड़ी में आते हैं हमारे पास। और जो 18 साल का बच्चा होता है वो उनका नेतृत्व करता बन जाता है। इसी तरीके से राजस्थान संपर्क पोर्टल है, 181 है, मातृशक्ति यहाँ बैठी है। हमारे बहुत सारे लोग बाहर नौकरियां करते हैं, घर में लाइट नहीं आती, घर में पानी चला जाता है, तो हम बड़ा बेबस फील करते हैं। आसपास कोई जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है उसको ढूंढते हैं। उसको तो ढूंढे, लेकिन उससे पहले 181 आप अपने मोबाइल से फोन करें, घंटी बजेगी, वहां से आपकी शिकायत पूछी जाएगी, आपका नाम, पता, एड्रेस लिया जाएगा, और जब तक उस शिकायत का निवारण नहीं हो जाएगा
तब तक वहां का JN IN जो क्षेत्र का है, सबसे पहले तो शिकायत का निवारण होगा, जो साधारण शिकायतें होती हैं। अगर नहीं होता है, आपके पास दोबारा फोन आएगा कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो JN और IN को भेजा जाएगा वापस कि वो संतुष्ट नहीं है, उनकी शिकायत पूरी की जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे वर्तमान व्यवस्था में काम में ले सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं, लोकायुक्त में शिकायत कर सकते हैं। ये सारे वो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे हम 21वीं सदी में डेमोक्रेटिक सेटअप में छात्र धर्म की पालना कर सकते हैं। तो इस प्रशिक्षण के लिए ये तीसरा नंबर पॉइंट लिया गया। चौथा है राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत युवा नेतृत्व के बीच संपर्क, सामंजस्य एवं सहयोग बढ़ाकर उन्हें समाज के लिए अधिकतम उपयोगी बनाना। आप देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी कौन बनता है? जो पढ़ाई के वक्त असामाजिक होता है, जो इस तरह की बैठकों में नहीं आता, अपने कमरे में दरवाजे बंद करके पढ़ाई करता है। और जिस दिन वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो खुद ही आए, समाज से संपर्क करें, खुद ही कहेंगे मैं तुम्हारे काम करूंगा, ये चीज संभव होती नहीं है। उसके लिए हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हम उन प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएं, उनके साथ वार्ता करें और उनकी छवि को बिना बिगाड़े समाज के लिए किस तरीके से काम में लिया जा सकता है, उस विषय पर चर्चा करें। यहाँ इसी जगह पे पहली जब बैठक हुई तो IAS RAS अधिकारियों को न्योते भेजे गए। हमें लगा कि 60 से ज्यादा अधिकारी आएंगे नहीं, अधिकारी आए 170। ये उनका सामाजिक भाव था कि बिना दूसरी कॉल किए हुए वो लोग आए, उन सब ने यहाँ बैठे, बढ़िया चर्चा की। और उस दिन के बाद जब भी कोई काम होता है उनको हम टोकते हैं और वो बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। काम करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन हम उनको कनेक्ट कैसे करें। तो इस विषय पर लगातार पूर्व छात्र संघ में जो बच्चे थे जो चुनाव जीते उनको बुलाया गया, तो इस विषय पर काम चल रहा है। पांचवा है समाज के संभावनाशील युवा राजनीतिक नेतृत्व को उभारने के लिए उनके बीच परस्पर संपर्क एवं सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर उपयुक्त वातावरण तैयार करना। आज बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बच्चा पंच बन जाता है। अब वो जो पंच बना है वो एक संभावनाशील सरपंच है, वो एक संभावनाशील प्रधान है, वो एक संभावनाशील विधायक है, वो एक संभावनाशील सांसद है। अब उस संभावना को हम किस तरीके से नर्चर कर सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। वो जो पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठा है उसको नहीं मालूम कि मेरा समाज कितना बड़ा है, मेरा समाज कितना इन्फ्लुएंशियल है। उसके लिए हो सकता है उस गांव का सरपंच बहुत बड़ा हो, लेकिन ये संघ शक्ति कार्यालय जो हम सब की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं। हम इस तरह की एक व्यवस्था डेवलप करें कि हम हमारे उस बच्चे को जो पंच बना है, जो पार्षद बना है, जो सरपंच बना है, उसको हम एक संबल दें कि पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हो, तुम्हें उसमें कोई काम की जरूरत है, तुम्हें कोई परिचय की जरूरत है, तो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और जिस दिन तुम कुछ बन जाओ उस दिन तुम समाज के लिए करना। इसी प्रांगण में पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की बैठक की गई। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ होता क्या है कि जिस दिन उसके ऑफिस का उद्घाटन हो जाता है उस दिन के बाद में उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी कम होना चालू हो जाती है। और अगर हम उसको नर्चर नहीं करें, उसको वापस संबल नहीं दे, तो हो सकता है वो कोई और काम करने लग जाए और हमारा एक संभावनाशील जो नेतृत्व था वो हमसे खो जाए। उस बैठक में प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो कांग्रेस से हैं और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो बीजेपी से हैं, उन दोनों को बुलाया गया मोटिवेट करने के लिए। राठौड़ साहब उस दिन किसी कारण से पधार नहीं पाए। हमने बताया कि प्रताप सिंह जी यहाँ पधारे हैं। 1991 का इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, हार गए। 92 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए। 93 में इन्होंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। 98 में फिर लड़ा, फिर हार गए। 2003 में फिर लड़ा, फिर हार गए। 2004 में लोकसभा लड़ा, फिर हार गए। लेकिन 2008 में फाइनली विधायक बन गए, छोड़े ही नहीं जगह। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब 77 या 78 में छात्र संघ अध्यक्ष बने। 80 में इसी विद्याधर नगर जिसको हम कहते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ा, 2200 वोट आए केवल। उसके बाद में 85 में चूरू से चुनाव लड़ा, फिर हार गए। और उसके बाद में 1990 से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास समाज में। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तपस्या देखिए कि 1992 में वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने और उसके बाद में अगली जो टिकट उनको मिली वो 2014 में मिली, 22 साल बाद। लेकिन वो 22 साल तक सतत लगे रहे। तो हम हमारे संभावनाशील नेतृत्व को लगातार संबल देते रहे, उसको उत्साहित करते रहे, मोटिवेट करते रहे और जहां भी हमारी तरफ से कोई मदद हो सकती हो वो करें। उस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का ये वाला उद्देश्य रखा गया। एक सबसे इन सारे उद्देश्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षत्रिय समाज व अन्य समाजों के बीच सम्मानपूर्वक
सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के विभिन्न अवसरों का सदुपयोग करना एवं हमारे समाज की सभी के प्रति सम्मान व गरिमापूर्ण व्यवहार करने की परंपरागत विशेषता को पुष्ट करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना। हमारे समाज के बारे में जब भारत बना उसके बाद से संस्थागत रूप से पूरे समाज की छवि को खराब करने के लिए लेख लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, फिल्में बनाई गई और लगातार राजपूत समाज के बारे में दुष्प्रचार हुआ। उस दुष्प्रचार के चलते कुछ लोग या कुछ समुदाय हमसे वैमनस्यता रखने लगे और बहुत सारी चीजें हमारे बारे में अनर्गल बोलने लगे। इसी कड़ी में हमने राजस्थान के जो 20 बड़े दलित चिंतक हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको इसी क्षत्रिय युवक संघ के कार्यालय में इनवाइट किया कि लोग तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए आपके घर पे खाना खाने आते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप यहाँ पधारो, हम आपसे चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ आप भोजन करो और आपके मन में जो जो हमारे प्रति है उसका हम निवारण करेंगे और कोई जेन्युइन शिकायत है उसके लिए एक रूपरेखा बनाएंगे। वो सारे के सारे लोग यहाँ पधारे, करीब 6-7 घंटे चर्चा चली। शुरू के 2 घंटे उनकी जितनी शिकायतें थी उन्होंने सुनाई, उन पे अलग अलग इश्यूज के ऊपर उनकी बातें थी, हमने उनकी बातें सुनी। उसके बाद 1947 में जो संविधान बना, हमने उनको कहा कि 1947 से पहले जो संविधान था हम उसकी पालना करते थे, उस वक्त जो सामाजिक स्ट्रक्चर था उसकी पालना करते थे और 49-50 में जो आरक्षण संविधान लागू हो गया, 1950 के बाद लागू हुए संविधान को राजपूत समाज अक्षर मानता है, पूरी तरह मानता है। अगर उसमें हमारी तरफ से कोई कमी आपको लगती है तो बजाय सोशल मीडिया में लिखने के, बजाय थाने में जाने के, आप एक बार हमें टोको कि हमारे उस गांव में कोई दलित की बारात निकलने वाली है और घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे। हम हमारे जो भी वहां लोग होंगे उनसे पहले चर्चा करेंगे, समझाएंगे अगर ऐसी कोई बात है तो। और हमने ये नहीं किया कि हम बिल्कुल बिछ गए उनके सामने, हमने माते मानी। हमने ये भी कहा कि ये ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आपकी बारात निकलती है तो सबसे ज्यादा आपके डांस जो है वो हमारी कोठड़ी के सामने क्यों होता है? और हमारी संस्कृति अलग है। आप हरियाणवी गाने जिनमें बहुत अजीबोगरीब शब्दावली होती है, उस तरह की शब्दावली के साथ हमारे घर के सामने आप करते हैं डांस, तो हमारे भी कुछ युवा हैं जिनको गुस्सा आ सकता है। तो ये 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चले, ऐसी बहुत सारी मुद्दों पर बात हुई। और उस दिन के बाद जब भी ऐसी कोई घटना होती है वो पहले आते हैं। और इस घटना की इस पूरी जब फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे इस चीज को लिखा गया तो अभी करीब 15 दिन पहले एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब का इंटरव्यू करने आई कि ऐसी मुहिम राजपूत समाज की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से चली है, तो ये बहुत स्वागत योग्य चीज है, इसके बारे में और बताया जाए। और इस सारी की सारी सामाजिक समानता और समरसता के मुद्दे पर आदरणीय अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखित यथार्थ गीता, इसमें बहुत बड़ा सेतु बन रही है। उन्होंने जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरा विवरण दिया है, उसको हम कोट करके जाट समाज, बिश्नोई समाज, दलित समाज और जितने भी अन्य समाज हैं, कायम खानी समाज के यहाँ पे हमने मीटिंग करवाई। कायम खानी हमारे चौहान वंश से निकले हुए हैं, हमने उन्हें संबल दिया कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हैं, जब भी किसी तरह की जरूरत हो आप हमारे साथ आए। और यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, इस चीज को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा 18 साल का युवा जब किसी दलित, किसी मुस्लिम या किसी अन्य समुदाय के बारे में लिखता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है और फिर वो उनके समाज के अंदर ही अंदर चलता है। और जब हमारा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है या उनका समर्थन लेने जाता है, उस दिन वो स्क्रीनशॉट उसको दिखाया जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या। 18 साल का वो बच्चा कौन था उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो 18 साल का बच्चा पूरे राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करता है उनकी नजर में। इसलिए हर जगह पूरे राजस्थान में बैठ के करके किसी भी अन्य समाज के खिलाफ, अन्य समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की नफरत भरी टिप्पणी नहीं करनी, किसी को बिरेट नहीं करना, इस विषय पे लगातार हमारी चर्चा चलती है। आप मातृशक्ति यहाँ विराजे हैं। हमारी साइड में जब भी शादी होती है तो जो नई दुल्हन होती है वो मैत्राणी जी के भी पगे लगती है, डांस से पहले ढोलन के भी पगे लगती है। इसका मतलब हमारे पुरखों के मन में कभी भी इस तरह का कोई दुर्भावना नहीं थी किसी भी जाति के प्रति। ये बात हम हर जगह बताते हैं। इन 6 पॉइंट्स के ऊपर लगातार पूरे राजस्थान भर में अभी करीब 15 से 16 जिले कवर हो चुके। कल बूंदी और कोटा में बैठक थी, उससे पहले दौसा और अजमेर में थी। तो ये श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का परिचय है कि श्री क्षत्रिय युवक संघ से संबद्धता है। यह संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ का आनुषंगिक संगठन है, इसलिए संघ के नेतृत्व से सदैव मार्गदर्शन लेकर ही कार्य करेगा। मानसंघ संघ प्रमुख श्री एक स्वयंसेवक इस कार्य को गति दें, संघ के मूल संगठनात्मक स्वरूप के साथ इसके समन्वय के लिए काम करेगा। जय संघ।